हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी पीजीटी पेपर 2 में लगभग 20 क्वेश्चंस एजुकेशन, पेडागोजी, साइकोलॉजी और एजुकेशन पॉलिसी से पूछे जा रहे हैं। पीजीटी हिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अब पीजीटी के एग्जामिनेशन बचते हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशन पीजीटी के हुए, जिनमें पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हिंदी और इकोनॉमिक्स, इनमें जितने भी क्वेश्चन पेडागोजी, साइकोलॉजी और एजुकेशन पॉलिसी से पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 62, एजुकेशन वाज ब्राउट इन कंकरेंट लिस्ट अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया था, कब इसको अमेंड किया गया था? ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार डिस्कस किया है। अभी रिसेंटली भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो एजुकेशन है उसको 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 1976 में कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज द। गांधीयन एजुकेशन का जो अल्टीमेट पर्पस था, अल्टीमेट पर्पस क्या था गांधीयन एजुकेशन का? क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड वैकेंट सोसाइटी, या प्रमोशन ऑफ ह्यूमन। जो अल्टीमेट पर्पस था गांधीयन एजुकेशन का, वो था प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो यूजीसी नेट एजुकेशन से डाले गए थे। ओके, यूजीसी नेट का जो एजुकेशन का यूजीसी नेट होता है, वहां से ये क्वेश्चन ड्राइव किए गए थे। ओके, विच कमिटी वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990 टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी सेट की थी, उसका नाम था राममूर्ति कमेटी। राममूर्ति कमेटी 1990 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राममूर्ति कमेटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इज। ये क्वेश्चन पीजीटी कॉमर्स में पूछा गया था। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, यू आर ट्रेनिंग इन द पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, which of the following characteristics can you not expect to develop? Concept, control over emotion, using language creatively, या voice modulation. When you are training in public speaking and debate, you can develop concept, you can develop अपने your voice modulation, but control over emotion you can't develop in your training. Okay, option B correct होगा, control over emotions. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे इनकी थ्योरीज दी गई है और दूसरी साइड इनका नेम दिए गए हैं। तो टॉलमैन ने दी थी साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी लेविन ने, बिल्कुल करेक्ट है। सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी अल्बर्ट बंदुरा ने, तो ये मैच गलत है, ब्रूनर ने नहीं दी थी ये। सोशल लर्निंग दी थी अल्बर्ट बंदुरा ने। ओके, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी थारनडाइक ने, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी ये करेक्टली इनकरेक्ट पेयर है, ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज यूज्ड टू शेपिंग बिहेवियर इन स्किनर्स ऑपरेटेंट कंडीशनिंग। द प्रिंसिपल इज यूज्ड इन शेपिंग बिहेवियर इन स्किनर्स ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, क्रोम वेब ब्राउजर है, सफारी वेब ब्राउजर है, लेकिन फेसबुक इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ओके, ये एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये एक ब्राउजर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में है स्वयं इज अ पोर्टल फॉर इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल सही है। और दूसरा है टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
क्योंकि ये जो यहाँ पे स्वयं है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपकी। तो स्वयं की फुल फॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, स्वयं की फुल फॉर्म। स्वयं ये पोर्टल लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट फॉर ऑपरेशनलाइजिंग हाउ मैनी DTH टीवी चैनल। जब स्वयं प्रभा ये 2017 में लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट, तो उस समय इसमें 32 टीवी चैनल थे। ओके, 32, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 32 उस समय थे, अब 40 हो गई है चैनल्स की संख्या। ओके, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 32। क्वेश्चन नंबर 74 कंप्यूटर से क्वेश्चन है। रैम इज प्लेस्ड ऑन, रैम को कहाँ स्थापित किया जाता है, तो रैम को स्थापित किया जाता है मदरबोर्ड में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मदरबोर्ड। रैम की अगर बात करें तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है ये, यानी टेम्पररी मेमोरी है, ये थोड़े समय तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी वॉज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचर एजुकेशन ऑफ इंडिया। सो जस्टिस वर्मा कमेटी was required exclusively to address teacher education of India. Okay, so justice वर्मा कमेटी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होना है, जस्टिस वर्मा कमेटी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76। द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है टीचर्स के लिए, प्यूपल टीचर्स के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, टू हेल्प द स्टूडेंट टीचर्स, यानी जो प्यूपल टीचर हैं उनके लिए इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, द स्टूडेंट टीचर्स इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज बीन entrusted with the responsibility of in service teacher education for primary and elementary schools। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो है डाइट्स, ऑप्शन बी डी करेक्ट होगा। डाइट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए टाइम पर ट्रेनिंग्स होती हैं, वो डाइट्स में ही होती है। जो प्राइमरी टीचर्स हैं या जो मिडिल के टीचर हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के, उन टीचर्स की ट्रेनिंग डाइट्स में कराई जाती है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ब्रॉड फंक्शंस ऑफ SCERT आर, सो ब्रॉड फंक्शंस ऑफ SCERT आर टू डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन। ये SCERT का मुख्य काम होते हैं, मेनली फंक्शन होते हैं। ये सिलेबस को, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, पुस्तकों को बनाना, उनका सिलेबस डिफाइन करना, ट्रेनिंग, रिसर्च और इनोवेशन, ये काम होता है SCERT का। SCERT की स्थापना हुई थी मई 1988 को। ये हर स्टेट की अपनी अपनी SCERT होती है। ओके, SCERT की फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिमाचल प्रदेश में जो SCERT है वो है सोलन में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। Which of the following institutions is directly responsible for the professional growth of the school teachers in India? कौन सा इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ एजुकेशन स्कूल टीचर्स इन इंडिया? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है NCERT की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। NCERT एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ओके, NCERT का जो ऑफिस है वो भारत में न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 61 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थीम बेस्ड करिकुलम? निम्नलिखित में से कौन सा विषय आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है? थीम बेस्ड करिकुलम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल स्पेशली। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है थीम बेस्ड करिकुलम का आपको बताना है। ये ई लर्निंग इज प्लेटफॉर्म फॉर द लर्नर टू हैव डायलॉग पर्सपेक्टिव, तो नहीं, तो ये तो नहीं होगा। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग पैटर्न्स रिलेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स, जी ये बिल्कुल सही है। अवधारणाओं के पैटर्न संबंध जोड़ने के महत्व की ओर जोर देना। अब थीम बेस्ड करिकुलम में क्या होता है, इसमें करिकुलम होता है उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉलर थीमेटिक यूनिट्स में, यानी स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स को जिनकी भी अलग अलग थीम्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, जिससे जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को रियल वर्ड से, अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हैं। ओके, इसमें ऑप्शन होगा करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62।
विच फिलोसफी डेवलप्ड द मॉनिटरल सिस्टम इन क्लासरूम्स। किस दर्शन ने कक्षाओं में निगरानी प्रणाली विकसित की। मॉनिटरल सिस्टम किस फिलॉसफी की देन है, किसने डेवलप की, तो ये इस्लाम फिलॉसफी की द्वारा डेवलप की गई है। ओके, इस्लाम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज। देखिए अभी ये क्वेश्चन हमें याद हो चुके हैं, इतनी बार पीजीटी के ही एग्जामिनेशन में इन्होंने डाल दिया, अभी कल के पेपर में भी आया था, उससे पहले 1-2 पेपर में और पूछा गया था। तो स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशन वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। यानी कि जो स्कूल्स हैं ये सोशल सामाजिक संस्थाएं हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि ये हमारी जो संस्कृति के मूल्य हैं इनको भावी पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करते हैं। दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशन वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच फिलॉसफी बिलीव्स इन द ड्यूअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल। कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा के द्वंद्व में विश्वास करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है सांख्य फिलॉसफी की। सांख्य फिलॉसफी बिलीव्स इन द ड्यूअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल। ओके, ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन बी, सांख्य फिलॉसफी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो कंसेप्ट है ये किसकी रिकमेंडेशन थी सबसे पहले? तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की रिकमेंडेशन दी थी कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन आया था 1964 में, 1964-66। तो कोठारी कमीशन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, सर्व शिक्षा अभियान अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्व शिक्षा अभियान ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? सर्व शिक्षा अभियान ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो की थी जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा अडॉप्ट की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, which of the following is not an aim of education according to Zen philosophy। जैन फिलॉसफी के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? राइट नॉलेज, राइट डिटर्मिनेशन, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। According to Zen philosophy, the aim of education is right knowledge, right faith, and right conduct. These are the aims of education philosophy. समयक संकल्प या right determination is not an aim of Zen philosophy. Okay, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये कंप्यूटर से, रैम इज प्लेस्ड ऑन। रैम कहाँ पे स्थापित की जाती है? रैम ये स्थान कहाँ पे होता है कंप्यूटर में? तो रैम मदरबोर्ड में होती है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में देखें हार्ड डिस्क, तो हर हार्ड डिस्क एक डिवाइस है जिसको डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, एक्सटेंशन बोर्ड का तो कंप्यूटर के अंदर कोई लेना देना नहीं है। यूएसबी का नहीं होगा, मदरबोर्ड। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी। तो पहली स्टेटमेंट है NKN स्टैंड्स फॉर न्यू नॉलेज नेटवर्क। तो ये फुल फॉर्म NKN की नहीं होती है, NKN की फुल फॉर्म है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। न्यू नॉलेज नेटवर्क नहीं होता, नेशनल नेटवर्क नॉलेज नेटवर्क। ओके, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड है मॉक आर ऑफलाइन कोर्सेज। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऑनलाइन कोर्सेज है। ओके, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं ये, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कितने है? तो बी ऑप्शन इसमें है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ए इसमें दिया गया है तो ये भी हट जाएगा। तो बचते हैं हमारे पास CE और CD। तो अगर ऑप्शन ई को देखें, परम शिवाय इज अ सुपर कंप्यूटर। परम शिवाय सुपर कंप्यूटर है, बिल्कुल करेक्ट है। ये भारत का सुपर कंप्यूटर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ई करेक्ट है। अब हमें अगर देखें डी स्टेटमेंट को, तो क्लॉक रेट ऑफ CPU इज मेजर्ड इन गीगाबाइट्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है। गीगाबाइट होता है GB। GB
तो मेमोरी को मेजर करने के लिए की जाती है, ना कि क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू की क्लॉक रेट को। तो सीपीयू की क्लॉक रेट को मेजर करने के लिए गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल होता है, ओके, गीगाहर्ट्ज, ना कि गीगाबाइट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ई और ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, और यही बचते हैं दो। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग का जो मिशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट ई बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन देखें अगर स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट ई, तो ये होगा ऑप्शन ए में, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जो फ्रीली एक्सेसिबल है फॉर द एजुकेशनल यूज, ओके, रिसोर्सेज दैट आर फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एजुकेशनल यूज, ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। व्हाट इज मॉक स्टैंड्स फॉर, MOOC स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पूछ ली गई। मॉक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ई लर्निंग कंटेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा इनिशिएटिव है जो फोकस करता है ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, किसके लिए? स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स को। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, इस स्कूल स्टूडेंट्स। जब स्कूल स्टूडेंट्स की बात होती है डिजिटल इनिशिएटिव की स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ई लर्निंग का, तो इसमें आएगा दीक्षा, दीक्षा पोर्टल। अब दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा, नेपटेल, मॉक, ये सारे ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये सारे। लेकिन जब बात आती है स्कूल स्टूडेंट्स की तो दीक्षा सबसे पहले आता है। अभी जो दीक्षा है ये, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेती है कई बार। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। देखिए, डी से डिजिटल, आई से इंफॉर्मेशन, के से नॉलेज एंड SH से शेयरिंग। डिजिटल इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा की फुल फॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दीक्षा पोर्टल को शुरू किया था 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये स्पेशली बनाया गया है ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट को, ओके, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए ये दीक्षा पोर्टल है। और जब बात स्वयं की प्लेटफॉर्म की, तो ये भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें जो कोर्सेज मिलते हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, UG स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए, और साथ में PG स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ओके। तो इसमें स्कूल के साथ साथ हायर स्टडीज़ के भी कंटेंट मिलता है, लेकिन जो दीक्षा है ये स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ओके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा दीक्षा। ये दीक्षा और स्वयं में ये अंतर है कि स्वयं स्कूल, कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इसमें कंटेंट प्रोवाइड होता है। और स्वयं के साथ एक और प्लेटफॉर्म है इससे ही जुड़ा हुआ, स्वयं प्रभा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। स्वयं प्रभा ये इसका कंटेंट DTH पे आता है, ओके, DTH टीवी चैनल्स पे आता है। इसके इनिशियली 32 चैनल्स थे, लेकिन अब इसके 40 चैनल्स हो गए हैं, ओके, DTH के। स्वयं प्रभा की फॉर्मेशन हुई थी 2017 में। और स्वयं प्रभा के चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो सैटेलाइट यूज होती है, ओके, सैटेलाइट का नाम है GSAT 15, ओके, इस टीवी सैटेलाइट का नेम है GSAT 15। अगर नेपटेल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है N से नेशनल, P से प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ओके, नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ये नेपटेल की फुल फॉर्म है। और मॉक की तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ही, मॉक की क्या फुल फॉर्म थी? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ओके, ये मॉक की फुल फॉर्म है। नंबर 94, टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल हेल्प अ टीचर इन। तो टीचिंग एड्स जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं, लेसन प्लान, चार्ट, कंक्रीट मटेरियल, जो भी आप टीचिंग लर्निंग बनाते हैं वो टीचर्स को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एनहांस स्टूडेंट्स मार्क्स इन फाइनल एग्जाम,
देखिए ये सब नेगेटिव बातें हैं कि नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, नंबर कम आएंगे, नंबर नहीं देखे जाते। यहाँ परफॉर्मेंस को एनहांस करने, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। गेटिंग इंक्रीमेंट इन सैलरी, देखिए ये भी नेगेटिव है, ये तो एंगेजिंग लर्नर्स इन हार्ड वर्क, ये काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन अगर फोर्थ देखें हम, मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव इंटरेस्टिंग फॉर लर्नर, इससे लर्निंग इफेक्टिव होती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है लर्नर के लिए। ओके, तो ऑप्शन डी जो है ये इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अ टीचर कुड नॉट कनेक्ट टू लर्नर्स बिकॉज, एक टीचर लर्नर से कनेक्ट नहीं कर पाता है, इसका कारण क्या है? सी हैज़ अ पुअर हेल्थ स्टेटस, के हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट कनेक्टिंग से, अगर कोई बीमार भी है तब भी वो पुअर हेल्थ वाला भी छात्रों से कनेक्ट कर पाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी हैज़ पुअर कम्युनिकेशन स्किल, यस, कम्युनिकेशन स्किल वेरी इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी में। कनेक्शन बनाने के लिए कम्युनिकेट करेंगे हम तभी तो कनेक्शन बन पाएगा। अगर हम बात ही नहीं कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स से अच्छे से, जैसे मैं अब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अगर आपसे अपनी बात ही नहीं रख पाऊंगा बिल्कुल सही से, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होगी तो लर्नर्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, सी हैज़ अ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सेल्फ कंसेप्ट ये बाद की बातें हैं, पहले कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। सी हैज़ पुअर फिजिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस उतनी मैटर नहीं करती है, पतला है, हेल्दी है, कमजोर है, ये पुअर फिजिकल हेल्थ यहाँ पे इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी हार्डवेयर। अभी ये 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछे हैं। आईसीटी हार्डवेयर के एग्जाम्पल कौन से? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये तो इसमें सॉफ्टवेयर है, ये तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड जो है व्हाइट बोर्ड होता है, ये हार्डवेयर में आता है। ओके, तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, ये एग्जाम्पल है आईसीटी हार्डवेयर का। वेबसाइट, ये तो सारे सॉफ्टवेयर में आएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। हाउ डज आईसीटी कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट एंगेजमेंट इन क्लासरूम। जो आईसीटी है ये स्टूडेंट्स के साथ एंगेजमेंट में, इनके साथ सहभागिता में किस प्रकार का योगदान देती है, कंट्रीब्यूट करती है? बाय लिमिटिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये लिमिटिंग ये तो नेगेटिव हो गया। बाय प्रमोटिंग पैसिव लर्निंग, नहीं, इसमें पैसिव लर्निंग प्रमोट नहीं होती। बाय फैसिलिटेटिंग इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, इंटरेक्टिव लर्निंग को सुविधाजनक बनाकर ये कंट्रीब्यूट करता है आईसीटी। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाय डिस्करेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, देखिए डिस्करेजिंग ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, ऐसे नेगेटिव वर्ड आपको दिख जाए कहीं तो उसको डायरेक्ट बिना देखे गलत करते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, बाय फैसिलिटेटिंग इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ philosophy which deals with the theories of, epistemology is the branch of a philosophy which deals with the theory of a knowledge, ये हमने डिस्कस किया था। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम व्हेन ही वाज इन हिज बाथटब, दिस विल कम अंडर विच स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। आर्किमिडीज को अपनी समस्या का निवारण, समस्या का समाधान तब मिला जब वो अपने बाथ टब में था। क्रिएटिविटी की ये प्रोसेस का ये कौन सा स्टेप है, कौन सा चरण है? तो क्रिएटिविटी का ये थर्ड स्टेप है, एलुमिनेशन। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इल्यूमिनेशन। क्रिएटिविटी के ये 4 स्टेप्स हैं, इन्होंने सीरीज वाइज ही दी, प्रिपरेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड इल्यूमिनेशन और लास्ट वेरिफिकेशन। ओके, तो ये थर्ड स्टेप में है इल्यूमिनेशन। ओके, क्रिएटिविटी का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी। टीचर ट्रेनिंग क्यों नेसेसरी है? टीचर ट्रेनिंग इंक्रीज टीचिंग स्किल, बिल्कुल करेक्ट है। अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, ये भी बिल्कुल सही है, नॉलेज को अपग्रेड करता है, कंटेंट की नॉलेज को। ओके, तो तीनों ही यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट है, अगला 88 क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये हमने परसों जिस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे ये वहीं से आ गया। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी अगर परसों वाली, तो ये सभी क्वेश्चन यहीं से आए थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज़ बीन entrusted with the responsibility of in-service teachers education for primary and elementary schools।
यहाँ पूछा गया है कि जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस इंस्टीट्यूट को, किस संस्थान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन सर्विस टीचर्स की, कि एजुकेशन की, जो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स की टीचर हैं, इन सर्विस टीचर। तो इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग की, शिक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी गई है डाइट्स को। ओके, डाइट्स। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के तहत, ओके, इसके अंडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डाइट्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया? सो NCERT इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, NCERT। और NCERT की स्थापना कब हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। NCERT की फॉर्मेशन कब हुई थी? 80th क्वेश्चन ये इंग्लिश से है, लिटरेचर से, तो हम इसको स्किप करेंगे। 81st क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आपको याद आ जाएगी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड्स एजुकेशन? किसी बच्चे की शिक्षा का पहला स्कूल कौन होता है? तो फर्स्ट स्कूल होता है बच्चे का हिज फैमिली। ओके, फैमिली बच्चे का पहला स्कूल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फैमिली। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही था। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 है, द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड? बुद्धिज्म में जो शिक्षा दीक्षा समारोह होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पवज्जा शिक्षा या पवज्जा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पवज्जा। पवज्जा का मीनिंग पूछ लिया जाता है कई बार, तो पवज्जा का मीनिंग होता है टू गो फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 83rd, स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस एज? ये क्वेश्चन PGT फिजिक्स में पूछा गया था, PGT फिजिक्स में, जो 15 तारीख को पेपर हुआ था, 15 या 12 को शायद। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज? स्कूल जो है ये सामाजिक संस्थाएं हैं। दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशंस। ये भविष्य की पीढ़ियों में हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें करेक्ट है। जो PGT फिजिक्स की ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट को ही प्रायोरिटी दी गई थी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ओके, आने वाली पीढ़ियों को वैल्यूज जो हो वो ट्रांसफर करता है, संरक्षित करता है और स्थापित करता है वैल्यूज। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग? इन लर्निंग पिलर्स ऑफ एजुकेशन देयर आर 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। कौन कौन से? लर्निंग टू नो फर्स्ट, लर्निंग टू डू सेकंड, लर्निंग टू बी थर्ड, एंड फोर्थ है लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये 4 पिलर बताए हैं एजुकेशन के, लर्निंग के। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग। नॉट, तो लर्निंग टू फाइंड इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग। ओके, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। ये 4 पिलर्स किसकी रिपोर्ट से आइडेंटिफाई होते हैं? ये रिपोर्ट है यूनेस्को की, यूनेस्कोज इंटरनेशनल कमीशन रिपोर्ट। यूनेस्को इंटरनेशनल कमीशन रिपोर्ट 1996 में बताए गए हैं ये 4 पिलर, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये 4 पिलर बताए हैं यूनेस्कोज इंटरनेशनल कमीशन रिपोर्ट 1996 में। हो सकता है ये क्वेश्चन आने वाले PGT के पेपर में पूछ लिया जाए, तो इसके लिए आप इसको डिटेल में जान लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लर्निंग इज रिलेटेड टू, यहाँ पूछा है नॉट रिलेटेड टू, तो लर्निंग रिलेटेड होती है प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस है प्रायर लर्निंग का, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर, इंटेलिजेंस लेवल या टीचिंग मेथड। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लर्नर का अफेक्ट करता है, रिलेटेड है लर्निंग से, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ये ओवरऑल ह्यूमन फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। ओके, तो ये लर्निंग को भी इफेक्ट करेगा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्कुल करेक्ट। इंटेलिजेंस लेवल से भी लर्निंग इफेक्ट होती है, जिनका IQ लेवल हाई होता है वो ज़्यादा फास्ट लर्निंग कर पाते हैं, जिनका IQ लो होता है वो काफ़ी समय के बाद लर्निंग को कैच कर पाते हैं, सीख पाते हैं। टीचिंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, यहाँ नॉट पूछा था टू टीचिंग मेथड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग वॉज गिवन बाय? इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग वॉज गिवन बाय रिचर्ड सचमैन। ओके, रिचर्ड सचमैन के द्वारा
दिया गया था इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग। ओके, पूरा नाम है सचमैन का रिचर्ड सचमैन, रिचर्ड सचमैन। यहाँ पे ब्रूनर दिया गया है, ब्रूनर ने कौन सा मॉडल दिया है लर्निंग टीचिंग का? इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग दिया है सचमैन ने, ब्रूनर ने दिया है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ओके, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज गिवन बाय ब्रूनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग? तो डोमेन ऑफ लर्निंग, अगर आपने बेंजामिन ब्लूम का टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी बीएड में, तो वहाँ ब्लूम ने 3 डोमेन बताए हैं लर्निंग के। कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव है, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो ये 3 डोमेन्स है लर्निंग के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सोशल इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट सूटेड फॉर टीचिंग ऑफ साइंस सब्जेक्ट एट स्कूल? निम्नलिखित में से कौन सा मेथड जो है बेस्ट माना जाता है साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाने में? लेक्चर मेथड, इंडक्टिव मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। यहाँ पे स्कूल लेवल पे पूछा है कि कौन सा मेथड साइंस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट मेथड है साइंस टीचिंग के लिए। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, एग्जाम्पल से फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल से फॉर्मूले की तरफ, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी? एजुकेशन फिलॉसफी का निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनका पर्पज नहीं है, उद्देश्य नहीं है शैक्षिक दर्शन का? तो अगर एजुकेशन फिलॉसफी की बात करें तो एजुकेशन फिलॉसफी बोलती है कि व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है टू क्लैरिफाई वैल्यूज एंड एम्स इन टीचिंग, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षण में मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना ये शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो सेकंड देखते हैं, टू प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कार्य को पेशेवर बनाना, बिल्कुल करेक्ट है। ये पर्पज है एजुकेशन फिलॉसफी का। अगर थर्ड स्टेटमेंट देखें, थर्ड स्टेटमेंट में बोलते हैं टू इंक्रीज द टीचर्स लव ऑफ एंड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, शिक्षकों का छात्रों के प्रति प्रेम और नियंत्रण बढ़ाना। देखिए, ये प्रेम के, छात्रों के प्रति प्रेम और उनके ऊपर कंट्रोल बढ़ाना, ये सब बातें एजुकेशन फिलॉसफी के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दिया गया है, यही होगा कि ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगर फोर्थ स्टेटमेंट देखें, टू क्रिटिकली एग्जामिन एजम्पशंस बिहाइंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, शैक्षिक अभ्यास के पीछे की धारणाओं की आलोचनात्मक जांच करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना एजम्पशन को, बिल्कुल करेक्ट है। ये एजुकेशन साइकोलॉजी का, एजुकेशन फिलॉसफी का ये उद्देश्य है, पर्पज है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इंटीग्रल एजुकेशन इज अ कंसेप्ट गिवन बाय, समग्र शिक्षा एक अवधारणा है, ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया? इंटीग्रल एजुकेशन का कंसेप्ट दिया गया अरविंदो घोष के द्वारा। ओके, अरविंदो घोष, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, रेशनल चॉइस थ्योरी वाज गिवन बाय, रेशनल चॉइस थ्योरी यानी कि तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, रेशनल चॉइस थ्योरी दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। ओके, एडम स्मिथ एक ये फिलोसफर थे। ओके, इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर थे ये एडम स्मिथ। ये थ्योरी दी थी इन्होंने 18th सेंचुरी में। ओके, 18वीं सदी में ये थ्योरी दी थी 18th सेंचुरी में एडम स्मिथ के द्वारा। थ्योरी का नाम है रेशनल चॉइस थ्योरी। सिगमंड फ्राइड ने कौन सी थ्योरी दी थी जिसमें हम पढ़ते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर फॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। तो यहाँ पे
ये कमीशन दिए गए हैं एजुकेशन कमीशन। आपको बताना है कि कौन सबसे पहले आया और कौन सबसे लास्ट में आया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको स्थापित करना है। तो सबसे पहले है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसे मोदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कमीशन कब आया था, हमने डिस्कस किया था अभी 3 पहले जो हमने वीडियो डाली थी, 1952, 1952, 1953 में ये कमीशन आया था। ओके, ऑप्शन ओके। तो अगर सेकंड देखें, एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन ये कौन सा कमीशन है, ये है कोठारी कमीशन। ओके, इसे एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कब आया था, 1964 1966 में। 1964 से 1966 के बीच में ये कमीशन आया था, एजुकेशन कमीशन। इसका और नाम क्या है, इसका नाम है कोठारी कमीशन, और पहले का इसका मोदालियर कमीशन। थर्ड अगर देखें, नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन कब आया था, यह आया था 2005 से 2009, नॉलेज कमीशन। ओके, और फोर्थ वन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 1949 में आया था, 1948-49 में। और इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, इस कमीशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, और जस्टिस वर्मा कमीशन, ये कमीशन पीजीटी के अभी पेपर में पूछा गया था। जस्टिस वर्मा कमीशन आया था 2013, सबसे लेटेस्ट। ओके, 2012-13 में, 2012-13 में। ओके, तो अगर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले तो यह है ऑप्शन डी। ओके, फर्स्ट नंबर पे 1948 में, उसके बाद 1952 में ए आया दूसरे नंबर पे, थर्ड पे 1964 में बी आया, और उसके बाद 1905 में सी आया फोर्थ पे, और लास्ट में आया ऑप्शन ई। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी ई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एनसीएफ 2005 एम्फेसाइजेज द मोस्ट ऑन। एनसीएफ 2005 सबसे अधिक जोर देता है, एनसीएफ 2005 जो सबसे ज्यादा किस बात पे जोर देता है, कठिन प्रश्नों को हल करने पर, सॉल्विंग हार्ड क्वेश्चंस नहीं, ये तो नेगेटिव है कि हार्ड क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे, जोर देंगे, या सॉफ्ट पे नहीं करेंगे। मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को याद करना, रट्टा मारना, ये नेगेटिव बातें हैं। इनको अब जो मॉडर्न एजुकेशन है, इनको अब इनमें कोई जगह नहीं है इन चीज़ों की, क्रैमिंग वगैरह की, तो ये स्टेटमेंट्स तो गलत हो जाएंगी। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बिल्कुल करेक्ट है। एनसीएफ 2005 जोर देता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे। ओके, ज्ञान के निर्माण करने में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है एनसीएफ 2005। ओके, ज्ञान का निर्माण, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द कंसेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SUPW, वॉज प्रपोज्ड बाय। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क वॉज प्रपोज्ड बाय ईश्वर भाई पटेल कमेटी। ओके, ईश्वर भाई पटेल कमेटी के द्वारा ये उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा दी गई थी, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा, ईश्वरी पटेल कमेटी। ये कमेटी कब आई थी, 1977 में। द एजुकेशन कमीशन 1964-66 में आया था। जाकिर हुसैन कमीशन 1938 में आया था। 10 ईयर स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975। तो इनको भी आप याद कर सकते हो, इनका रिवीजन कर सकते हो, जिनका आने वाला पीजीटी का एग्जामिनेशन अभी होगा, क्योंकि अब इन ऑप्शन में से भी क्वेश्चन बना सकते हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के ये डालते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ईश्वर भाई पटेल कमीशन 1977 was proposed this theory, this concept of socially useful productive work. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। तो पहला ऑप्शन है द नेशनल कमीशन ऑन टीचर। तो नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1983। ओके, 1983 में। इसके बाद है NCFTE, टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग द प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। तो NCEFTE पब्लिश हुआ था 2010 में। ओके, 2010। थर्ड है द NPE रिव्यू कमेटी।
NPE रिव्यू कमेटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये 1990 में एस्टेब्लिश हुई थी। हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था 1990 में। और फोर्थ है नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन। ये थीम है लर्निंग विदाउट बर्डन। किस कमेटी की थीम है ये हमने डिस्कस किया था। तो ये कमेटी एस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। और फोर्थ है द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। तो करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन ये पब्लिश हुआ था 2009 में, 2009 में। अब हमें ये क्रोनोलॉजिकली करना है मैनेज। तो सबसे पहले आया यहाँ पे 1983 फर्स्ट, सेकंड पे आया 1990, ओके, थर्ड ये 1990 सी, इसके बाद 1993 डी, फिर आया 2009, फिर और लास्ट में आया ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी लास्ट दो में ही है। तो पहले पे आएगा ACDEB, ए, फिर सी, सेकंड पे सी, थर्ड पे बी, सॉरी डी, और सेकंड लास्ट पे ई, और लास्ट में आया फिफ्थ पे बी। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो मैंने यहाँ पे बताया लर्निंग विदाउट बर्डन, ये किसकी थीम थी? ये थी यशपाल कमेटी की थीम। यशपाल कमेटी, ओके, थीम नहीं थी, ये रिपोर्ट का नेम था। ये जो रिपोर्ट सबमिट की थी यशपाल कमेटी ने, यशपाल कमेटी 1993 की, इनकी रिपोर्ट का नाम था ये लर्निंग विदाउट बर्डन। और ये जो NPE रिव्यू कमेटी थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनाई थी 1990 में, इस कमेटी का नाम क्या था? इस कमेटी का नाम था आचार्य राममूर्ति कमेटी। ओके, आचार्य राममूर्ति, आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 में आई। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अकॉर्डिंग टू NCFTE 2009 which of the following is not recommended for teacher education? NCFTE 2009 के अनुसार शिक्षक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन में से क्या अनुशंसित नहीं है? टू क्रिटिकली एग्जामिन स्कूल करिकुलम सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक्स, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज रिकमेंडेड फॉर टीचर एजुकेशन। टू हेल्प प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू एंगेज विद फील्ड एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है टू टीच लर्नर्स ओनली थ्रू थ्योरीज टू अंडरस्टैंड साइको सोशल एट्रीब्यूट्स। देखिए ऐसा मैं एक जनरल ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ भी ये ओनली वर्ड आता है ना, तो वो मैक्सिमम वो स्टेटमेंट गलत होती है जहाँ पे ओनली आ जाता है, स्पेशली ऐसे केस में। टू टीच लर्नर ओनली थ्रू थ्योरीज, शिक्षार्थियों को केवल सिद्धांतों के माध्यम से ही मनोवैज्ञानिक सामाजिक विशेषताओं को समझाना और सिखाना। ओके, तो केवल थ्योरीज के ही थ्रू समझाना ये रिकमेंडेशन नहीं है टीचर एजुकेशन के लिए। ओके, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत है। यहाँ पे नॉट पूछा गया था, कौन सा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, फॉलो नहीं करता है टीचर एजुकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू NCFTE। NCFTE 2009 की अगर बात करें तो NCFTE 2009 को डेवलप किया गया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा, यानी NCTE के द्वारा NCFTE 2009 को डेवलप किया गया है। NCFTE ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है। ओके, फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क है टीचर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एजुकेशन वाज पुट इन कंकरेंट लिस्ट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो एजुकेशन को डाला गया है कंकरेंट लिस्ट में 42वें संविधान संशोधन 22nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ गया अभी पीजीटी मैथ्स में भी पूछा गया था, ये 1-2 एग्जामिनेशन में, और अभी हाल ही में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो ये आंखें बंद करके ये अगले पेपर में डाल देंगे, यहीं से भी अगले वाले आने वाले पेपर में आएंगे। ये इकोनॉमिक्स का जो पीजीटी का पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के पेपर 2 में साइकोलॉजी और पेडागोजी सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स है, 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड है मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू द प्रोसेस यूज्ड टू प्लान, मॉनिटर एंड एक्सेस अदर्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे
अदर्स की यहाँ पे बात नहीं होती मेटाकॉग्निशन में। मेटाकॉग्निशन में अपनी सोच, अपने लर्निंग के बारे में सोचने की प्रक्रिया की बात होती है मेटाकॉग्निशन में। मेटाकॉग्निशन प्रोसेस है थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग। ओके, यहाँ अदर्स की बात नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, मेटाकॉग्निशन इंक्लूड्स क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस थिंकिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है, क्रिटिकल अवेयरनेस। मेटाकॉग्निशन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन इसमें बी गलत दिया गया है, यही स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। अ प्रोसेस बाय विच वी ascribe to external world the rejected impulses of the id। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम बाहरी दुनिया को ईड के अस्वीकृत आवेग का श्रेय देते हैं, उसे कहते हैं हम प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेपण। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अरेंज द थ्योरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, थ्योरिस्ट है ई एल थॉर्नडाइक। तो जहाँ तक इनको देख के लग रहा है कि ई एल थॉर्नडाइक, पावलव, अल्बर्ट बंदूरा, क्लार्क हल, एडवर्ड। तो इनको कैसे हम क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ से, इनकी एज से। तो सबसे पहले अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक 1874 से 1949 तक इनका जीवन काल रहा, 1874 से 1979। पावलव की बात करें, पावलव की बर्थ है 1849 और डेथ हुई इनकी 1936 में। अल्बर्ट बंदूरा की अगर देखें तो अल्बर्ट बंदूरा बॉर्न है 1925 के, ओके, 1925 के। क्लार्क हल की डेट ऑफ बर्थ है 1884, 1884, और इनकी डेथ हुई है 1952 में। और एडवर्ड का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड, ये टॉलमैन की बात हो रही है यहाँ पे। टॉलमैन जो है, एडवर्ड टॉलमैन ये है बॉर्न 1886 के और इनकी डेथ हुई थी 1959 में। तो अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखें, यानी आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा, यानी कि जो सबसे पहले जिसका जन्म हुआ। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1849, 1849, इवान पावलव। ओके, तो ये फर्स्ट पे आएगा। इसके बाद आएगा 1874 थॉर्नडाइक दूसरे पे। फिर 1874 के बाद 1884, 1984, फिर आएगा क्लार्क हल, एंड उसके बाद एडवर्ड टॉलमैन, एंड लास्ट में आएगा अल्बर्ट बंदूरा। ओके, सबसे छोटे हैं अल्बर्ट बंदूरा 1925, 1925। तो सबसे लास्ट में सी, और स्टार्टिंग हुई हमारे पास इवान पावलव से। ऑप्शन बी, सॉरी, स्टेटमेंट बी, ये इवान पावलव बी। तो बी से शुरू और सी पे खत्म। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। तो अगर इन थ्योरिस्ट्स की बात करें, इन सिद्धांतकारों की बात करें, तो ई एन थॉर्नडाइक ने थ्योरी कौन सी दी है? इनकी थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। इवान पावलव की कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और इवान पावलव ये रशियन थे और इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। नोबेल प्राइज इन्हें मिला है 1904 में, 1904 में इनको नोबेल मिला था। अल्बर्ट बंदूरा की बात करें तो इनकी थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, सोशल लर्निंग थ्योरी। लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। इन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो डॉल पे है, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। क्लार्क हल की अगर बात करें तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मोटिवेशन में। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 80। बिल गेट्स इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? बिल गेट्स किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो हमें बताना चाहिए कि बिल गेट्स हैं कौन। बिल गेट्स फाउंडर हैं। ये फाउंडर किस चीज़ के हैं? ये फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं ये। अब बिल गेट्स एग्जांपल हैं कौन सी इंटेलिजेंस के? तो ये
लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट में को डेवलप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इन सभी से रिलेटेड है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस चाहिए होती है ऐसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ऐसी लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। बिल गेट्स के अलावा एल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन भी इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किस में होती है, भाषाई बुद्धि, यानी जो डिबेट करते हैं। ओके, डिबेट करने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट हो गए, और जो पोइट हो गए, पोइट लिखते हैं वो भी अपनी भाषाई बुद्धि का यूज़ करते हैं। टीचर हो गए, टीचर भी एग्जाम्पल है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का। साथ में कोई अगर राइटर है, ओके, राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, ट्रांसलेटर है, पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट मैंने आपको बता दिया, जर्नलिस्ट, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है सारे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किन में पाई जाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपने देखा होगा साइकोलॉजिस्ट की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। साइकोलॉजिस्ट जो दूसरों को रीड करते हैं, साथ में एक फिलोसफर की, ओके, फिलोसफर ऑब्जर्वेशन करते हैं, साथ में काउंसलर की जो काउंसलिंग करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी काउंसलिंग करने के लिए उनको ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। साइकोलॉजिस्ट की होगी, फिलोसफर की होगी, काउंसलर की होगी, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है। ये तो होगी इन इंटेलिजेंस की बात। लेकिन अब ये यहाँ जो इंटेलिजेंस का पूछा है, ये कौन सी थ्योरी से है, ये है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की। ओके, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आपने पढ़ी होगी साइकोलॉजी में। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है, ये थ्योरी दी गई है गार्डनर के द्वारा, गार्डनर के द्वारा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टांस टू बी टेकन बाय द टीचर एडवोकेटिंग एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन। एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन यानी अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले एक शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है। अब एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन क्या होती है, ये मानते हैं कि देयर इज नो गॉड एंड ह्यूमन बीइंग वर नॉट डिजाइंड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज, यानी मनुष्य का किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म नहीं हुआ है। ओके, और कोई ईश्वर नहीं है, ये इनका जो बिलीफ है, जो भी अस्तित्ववादी लोग होते हैं। ओके, अब अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले जो रुख है वो क्या दर्शाता है, वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, या वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, वैल्यूज आर एसेंशियली कॉन्टेक्चुअल बट सब्जेक्टिव, या वैल्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम मार्केट फोकस। तो अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक का जो रुख रहेगा वो रहेगा कि वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, वैल्यूज आर सब्जेक्टिव। ये मानते हैं कि वैल्यूज सब्जेक्टिव होती हैं और पर्सनल होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज द, गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। ये क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, या शायद ये ही एज इट इज क्वेश्चन पीजीटी के अभी प्रीवियस पेपर में आया था, किसी पेपर में। जो अल्टीमेट पर्पज है गांधीयन एजुकेशन का वो क्या है, क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकेंड सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, या सैल्वेशन फॉर ऑल। तो जो अंतिम उद्देश्य है गांधीवादी शिक्षा का वो है मनुष्य की उन्नति करना, यानी प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी आया था, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में या पीजीटी इंग्लिश में, और उससे पहले पीजीटी मैथ्स में। ये हर पेपर में क्वेश्चन आता है। एजुकेशन वाज ब्राउट इन कंकरेंट लिस्ट अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सभी को पता है कि 42वां संविधान संशोधन या 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये जो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया है, कंकरेंट लिस्ट का आइडिया ये किस देश से लिया गया है, कौन सी कंट्री से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट का आइडिया, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया अरेंज द टेम्पोरल सीक्वेंस द प्रीडोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित के
प्रमुख प्रभाव को अस्थायी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इनको अरेंज करें तो डेमोक्रेसी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉडर्नाइजेशन। तो सबसे ऊपर आएगा ऑब्वियसली इंडिया की बात हो रही है, रिलीजन, फिर उसके बाद रिलीजन के बाद पॉलिटिक्स एंड देन डेमोक्रेसी एंड द लास्ट वन मॉडर्नाइजेशन। ओके, यानी कि बी सी ए डी, बी सी ए डी, ऑप्शन बी सी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है, या फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में है, ये साइकोलॉजी का चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, यहाँ पे उल्टा दे दिया है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक होता है ओके डेवलपमेंट में, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। तो ये स्टेटमेंट गलत है ओके, नॉट पूछा था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा ओके, यहाँ पे उल्टा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज इज टू। 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश है। नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 1500 यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब इतनी यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए क्यों कहा था नेशनल नॉलेज कमीशन ने? टू एंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन की में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करने की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी नेशनल नॉलेज कमीशन ने। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेशनल नॉलेज कमीशन, ये कमीशन क्रिएट किया गया था 2005 में बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। स्टेबल लर्निंग के लिए, स्थिर सीखने के लिए सीखने के संचालन कंडीशनिंग थ्योरी के अनुसार सबसे प्रभावी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम कौन सा है? जो मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट मानी जाती है अमंग ऑल कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रिइंफोर्समेंट और वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट। इन सभी में जो मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट है वो है वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट ये मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट है, स्पेशली इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। ये जो कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट है ये लीस्ट इफेक्टिव है। ओके, ये लीस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ये बिगनर्स के लिए, जो न्यू लर्नर है उनके लिए ठीक होती है, अच्छी होती है। और मोस्ट इफेक्टिव हमने बताया वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट, ये मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग, लर्निंग के लिए जो कंडीशनिंग अप्रोच में द सब्जेक्ट शुड बी रेडीनेस टू रिसीव द अननेचुरल स्टिमुलस, नहीं ये तो नहीं होगा। द अननेचुरल स्टिमुलस फॉलोज द नेचुरल स्टिमुलस, यस ये करेक्ट है। इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग द अननेचुरल स्टिमुलस फॉलोज नेचुरल स्टिमुलस। जो अननेचुरल स्टिमुलस है ये फॉलो करता है नेचुरल स्टिमुलस को। ओके, कंडीशनिंग अप्रोच में लर्निंग की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। All the district level, which of the following institutions have been entrusted with the responsibility of in-service teacher education for primary and elementary education? जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के लिए सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलो ओके, डाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। Which of the following programs are related to quality improvement in सर्विस टीचर? इन सर्विस टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कौन से प्रोग्राम जो नीचे दिए गए हैं रिलेटेड है, इनसे संबंधित है? ओके, फाउंडेशन कोर्सेज इन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, फाउंडेशन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन, या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कोर्स ऑन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, या
इंडक्शन ट्रेनिंग या माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। इन सर्विस एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स रिलेटेड हैं वो है, एक तो सबसे पहले है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये तो फाइनल है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन में देखें अगर ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे एक तो सी में, डी में नहीं है, ये कट हो जाएगा, और इसमें भी नहीं है, ये भी कट हो जाएगा। हमारे पास बचते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। फाउंडेशन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन, नहीं ये तो नहीं होगा। ओके, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बचता है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। और डी इंडक्शन ट्रेनिंग। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, डी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर मेनली एसोसिएटेड विद द पॉलिसी मेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एसोसिएटेड है पॉलिसी मेकिंग में और टीचर एजुकेशन की क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट में? देखो सीबीएसई तो हट जाएगा, सीबीएसई एक बोर्ड है। ICSSR भी टीचर एजुकेशन में कोई रोल नहीं करता। ओके, तो हमारे पास बचते हैं NCERT इंपॉर्टेंट है, और SCERT स्टेट लेवल पे, NCERT नेशनल लेवल पे, और NCETE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ऑप्शन 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन। अगर हम NCERT और SCERT की बात करें तो ये दोनों संस्थाएं ऑटोनोमस बॉडी है। ओके, ऑटोनोमस बॉडी। और NCTE जो है ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी। NCTE की स्थापना हुई थी 1995 में टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत। ओके, टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत NCTE की फॉर्मेशन हुई थी 1995 में। SCERT की स्थापना हुई थी 1988 में, और NCERT की आपको पता है 1961 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का कौन सा जो है आधार नहीं है, कौन सा बेस नहीं है? जब करिकुलम की डेवलपमेंट होती है, करिकुलम को डिजाइन किया जाता है, तब उसमें साइकोलॉजिकल बेसिस को देखा जाता है, बिल्कुल सही है। फिलोसफिकल बेसिस को देखा जाता है, सोशियोलॉजिकल बेसिस को देखा जाता है, इकोनॉमिक बेसिस को उतना अहमियत नहीं मिलती है। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, इकोनॉमिक ये गलत है। साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और एक और है कल्चरल बेसिक। ओके, कल्चरल बेसिस पे भी करिकुलम को डेवलप किया जाता है, क्योंकि कल्चर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है करिकुलम प्लानिंग में। आप कौन से कल्चर में किस, अब यहाँ का करिकुलम डेवलपमेंट इंडिया के हिसाब से होगा, यूरोप का जो करिकुलम होगा वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से होगा। ओके, तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अ टीचर इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज रेमेडियल क्लासेस फॉर अ ग्रुप ऑफ लर्नर हु आर लैगिंग बिहाइंड इन कोर्स which type of evaluation the teacher should undertake for selecting students for the remedial class। remedial class के लिए उन बच्चों की छंटनी करनी है जो बच्चे लैग कर रहे हैं पढ़ाई में, पीछे रह रहे हैं कोर्स में। अब उन बच्चों का पता लगाना है कि कौन कौन से बच्चे हैं, उन कैंडिडेट्स को, उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए रेमेडियल क्लास के लिए। ओके, किस प्रकार का मूल्यांकन करना पड़ेगा उनको, टीचर को? तो टीचर को डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करनी पड़ेगी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये जो सबमिटिव इवेल्युएशन है ये कब होती है? सबमिटिव इवेल्युएशन होती है एट द एंड ऑफ द कोर्स। ओके, एंड ऑफ द कोर्स, जब आपका कोर्स समाप्ति पे होता है, यानी आपको जब आपका ग्रेड पता लगाने के लिए, आपका रिजल्ट तैयार करने के लिए सबमिटिव इवेल्युएशन का इस्तेमाल होता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कौन सी होती है? जो आपके स्कूल में FA1 FA2 एग्जामिनेशन होते हैं वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंतर्गत आते हैं, और जो साल के लास्ट में बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं या फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं वो सबमिटिव इवेल्युएशन है आपकी। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कंप्लीट होती है ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, कोर्स के दौरान ही फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कर दी जाती है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करना, ये इसका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का जो है मकसद रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स, सीखने के लिए मूल्यांकन।
असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स असेसमेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। सेल्फ असेसमेंट नहीं, सेल्फ असेसमेंट नहीं होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। फॉर्मल एज वेल इज फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसीजर्स, बिल्कुल सही है। फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोसेस फॉर टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट कब होती है? सेल्फ असेसमेंट होती है असेसमेंट असेसमेंट एज लर्निंग में। ओके, इसमें सेल्फ असेसमेंट होती है, पीयर असेसमेंट होती है, क्या पीयर असेसमेंट होती है अपने दोस्तों के साथ। ओके, पीयर असेसमेंट और ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, तो ऑप्शन बी इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रियल टाइम रिमोट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल इन डिफरेंट लोकेशंस थ्रू ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। जो टर्म यूज होती है टू डिस्क्राइब रियल टाइम यानी उसी वक्त रिस्पॉन्स आएगा। रिमोट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल इन डिफरेंट लोकेशन पे थ्रू ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन, तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें कम्युनिकेशन होती है, एक तो रियल टाइम और ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है। ओके, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOODLE मॉडल एन ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। फुल फॉर्म ऑफ MOODLE, अब इसकी फुल फॉर्म होती है M से मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर D से इंपॉर्टेंट है डायनेमिक, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये फुल फॉर्म होती है मॉडल की। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। मॉडल ये एक यूजर फ्रेंडली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, इसे ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क द लेटर्स आई एंड ई इन द एक्रोनिम एडी प्रिटेन टू। तो एडी मॉडल में जो आई एंड ई लेटर है, इनका संबंध किससे है, यानी इनकी जो है इनका पूरा नाम क्या है, आई से क्या बनता है और ई से क्या बनता है। तो ये जो एडी है ये 5 स्टेप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है। ओके, ये 5 स्टेप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है। अब एडी से बनता है, ए से बनता है एनालाइज, डी से डिज़ाइन, और अगेन डी से डेवलप, एंड उसके बाद आता है आई, जो यहाँ पूछा है। आई से बनता है इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन, एंड ई से बनता है इवेल्युएशन। ओके, ये फुल फॉर्म है इसकी, ये 5 स्टेप्स हैं इसके, एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो आई से बनेगा इम्प्लीमेंटेशन और ई से बनेगा इवेल्युएशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? टू अनकवर द एंड मिनिमाइज बैरियर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने में आने वाली बाधाओं को उजागर करना और इन्हें खत्म करना या कम करना, बिल्कुल सही है, इंक्लूसिव एजुकेशन का ये उद्देश्य है। सेकंड है, इन चेंज एटीट्यूड, बिहेवियर्स एंड टीचिंग मेथड्स, करिकुलर एंड एनवायरमेंट्स टू मीट द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम और वातावरण को बदलना, बिल्कुल सही है। अब समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो क्लास होती है, इसमें सभी प्रकार के बच्चे होंगे, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ टीचिंग मेथड्स में चेंज करना पड़ेगा, करिकुलम में, शिक्षण विधियों में, बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल सही है ये। थर्ड स्टेटमेंट है, टू प्रोमोट कॉन्स्टेंटली द लोकल कल्चर्स एंड कॉन्टेंट्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी, समाज के विभिन्न समुदायों की स्थानीय संस्कृति और सामग्रियों को लगातार बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है।
तो तीनों ही स्टेटमेंट देखा जाए तो सही है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Schools are basically social institutions as schools are basically social institution as पहला ऑप्शन है they preserve and instill the values of our culture in future generations, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। they suggest ways and means for social progress, they suggest solution to social problems, नहीं ये नहीं होगा। they are established by the society, नहीं होगा। तो जो बिल्कुल करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, they preserve and instill the values of our culture in future generations। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एग्जैक्ट होगा, इसमें बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। देखिए पीडीएफ आगे पीछे है तो आप मैनेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 85 है टीचिंग द प्रोफेशन ऑफ दोज हु गिव इंस्ट्रक्शन स्पेशली इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को 1854 में इंट्रोड्यूस किया गया था। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ये आपने बीएड में भी आपने ये पढ़ा होगा, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में था ये। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। द थर्ड क्वाड्रेंट इन MOOC इज, ये जो मॉक है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसकी फुल फॉर्म रहती है, फुल फॉर्म भी पूछ लेती है कई बार। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है ये, इसके 4 क्वाड्रेंट्स है। ओके, 4 पिलर्स है इसके, और ये क्वेश्चन जो है UGC नेट 2023 से उठाया गया है, यानी कि 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है जो मॉक का, वो है असेसमेंट एंड रेफरेंसेस, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी ओनली, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एंड बी ओनली। जो मॉक के 4 क्वाड्रेंट्स दिए गए हैं, जो पहला क्वाड्रेंट है वो है ट्यूटोरियल, ई ट्यूटोरियल, दूसरा है ई कंटेंट, तीसरा है ई असेसमेंट या असेसमेंट, और फोर्थ है सेल्फ असेसमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, तो पहली स्टेटमेंट है मॉक्स आर लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज, ये करेक्ट है, लर्नर सेंट्रिक है। दूसरा है रीजन दिया गया है इसका, जो है मॉक्स कैन बी असेस्ड बाय अ लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज और ऑब्लिक हर टीचर। तो ये स्टेटमेंट रीजन जो है गलत दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो है रीजन आर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट है बट आर जो है गलत है। ओके, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स प्लान। तो बुनियादी शिक्षा प्लान जो था ये महात्मा गांधी का प्लान था। ओके, ये बेसिक एजुकेशन का, बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन जो उनकी पॉलिसी आई थी, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, बुनियादी शिक्षा। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन चेयरमैन थे राधाकृष्णन कमीशन के, जो 1948 में बना था, और जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट की थी। ओके, राधाकृष्णन आयोग के ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। जो आने वाले पीजीडी के एग्जामिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा था, मैंने रैंडमली वो बता दिया था वहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन बाई चांस यहाँ पे पूछ लिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आज़ाद भारत के, यानी फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट जो बनी थी उसके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर थे ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन इज, चरित्र निर्माण की सबसे प्रभावशाली विधि क्या है? टीचिंग वर्चू थ्रू रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा के,
करेक्टर फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग स्पेशलिस्ट्स लेक्चर्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ। थर्ड है टीचिंग बाय हायर करेक्टर टीचर। देखिए टीचर को आप जितना मर्जी हायर करेक्टर का ले आए, लेकिन रिवॉर्डिंग वर्चुअस बिहेवियर्स एंड प्रेजेंटिंग हायर करेक्टर मॉडल इन द स्कूल। स्कूलों में सद्गुणों व्यवहारों को पुरस्कृत करना और उच्च चरित्र जो है, उच्च हायर करेक्टर जो है प्रदर्शित करना, इससे करेक्टर फॉर्मेशन हो सकती है। ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड माना गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे बात की गई थी कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है। मोस्ट इफेक्टिव, वैसे तो रिलीजियस बुक्स भी करेक्टर फॉर्मेशन करती है, लेकिन ये मोस्ट इफेक्टिव इनमें से नहीं था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। टीचिंग मॉडल्स आर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज आर डिजाइंड टू accomplish particulars इंस्ट्रक्शनल गोल्स, टीचिंग स्किल्स, लेसन्स और इंटरेस्ट्स। तो टीचिंग मॉडल्स आर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन टू accomplish पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल मॉडल, इंस्ट्रक्शनल गोल्स। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ये हिंदी में अनुदेशात्मक लक्ष्य कहते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शनल गोल्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एजुकेशन टीचर बुक्स, टीचर स्टूडेंट एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग एंड प्रैक्टिस और डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन और एंड स्किल। तो 3 कंपोनेंट्स हैं टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन। टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 93 है इन मॉक्स massive open online courses an initiative under NME ICT program the fourth quadrant is related to। हमने पहले डिस्कस कर लिए थे 4 क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हमने बताया था सेल्फ असेसमेंट, जो है लास्ट क्वाड्रेंट था सेल्फ असेसमेंट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेल्फ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 94 है यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। पब्लिक स्पीकिंग में आप कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, लैंग्वेज क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेट कर सकते हैं, आप अपनी वॉइस में चेंज ला सकते हैं, लेकिन जो आप डेवलप नहीं कर सकते वो है कंट्रोल ओवर इमोशंस। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंट्रोल ओवर इमोशंस, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाना। ऑप्शन बी जो है स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ school is to prepare students for present life, future life, entrepreneurship or research। तो responsibility of schools to prepare students for future life, option B correct होगा, future life। next question है filling the blanks means communication without words। so non-verbal communication means communication without words, तो option number D is correct, non-verbal communication। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड communication is derived from communis, जो लैटिन वर्ड है, which means common। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन 2 or more persons is the exchange of ideas between two or more persons is understanding, telling, communication और speaking। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, कम्युनिकेशन।